बिजली की रोशनी जैसे ही उस औरत के चेहरे पर पड़ी, रुद्र उसे देखकर शॉक हो गया। वो एकदम पीछे की तरफ खिसका। राधा, तुम यहाँ कैसे? रुद्र, तुम यहाँ कैसे? मैं तो यहाँ हूँ क्योंकि हमारा यहाँ पशुओं का बाड़ा है। मेरे घर की 15 बकरियां चोरी हो गई थी और इस जंगल में कल्कि के खौफ की वजह से कोई भी आदमी यहाँ रहकर जानवरों की रखवाली करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। यही वजह थी कि आज से मैंने यहीं पर ही रुकने के बारे में सोचा। लेकिन तुम सहारनपुर से यहाँ कैसे? कोई वजह? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं ना? और तुम रो क्यों रही थी? वो रुद्र, मेरी मौसी ने मेरी शादी लखीमपुर के जमींदार सुजान सिंह से तय कर दी थी। सुजान सिंह मुझसे 2 गुनी उम्र का है और मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ। यही वजह थी कि मैं गांव से भाग आई। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम मुझे स्वीकार करोगे भी या नहीं, क्योंकि तुमने मुझसे वापस आने का वादा तो कर लिया था, लेकिन तुम आए नहीं। ऐसे में मैं ना अपने घर की रही और ना तुम्हारे घर की। तुम भी तो जानते हो ना रुद्र, जो लड़की घर से भाग कर आ जाती है और फिर उसकी कहीं शादी नहीं होती है, और मुझे तुमसे शादी करनी है। यही वजह थी कि मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे गांव की तरफ आ गई। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर तुमने मुझे स्वीकार नहीं किया तो आखिर तुमने उस दिन साफ भी तो नहीं बोला था ना मुझे कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अरे पगली, तुमसे किसने कह दिया मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? मुझे तो उस दिन के बाद से ढंग से नींद भी नहीं आ रही है। मैं तो हर वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। और वो तुम्हारी चुनरी, वो अब भी मेरे पास है। उसे मैं अपने गले से लगाकर सोता हूँ। मैं सूरज अंकल के आने के बाद उनसे तुम्हारे बारे में कहने वाला था ताकि हम दोनों की शादी हो जाए, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। अधीरा भैया को कल्कि ने मार दिया। उसके बाद समझ नहीं आया मैं क्या करूं। खैर, अभी इन सब बातों को छोड़ो, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। रुद्र ने प्यार से उसे गले से लगाया और उसके बाद उसके माथे को चूमा। इस दौरान राधा ने भी उसे गले से लगाए रखा था। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हें रोने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है रुद्र, लेकिन तुम्हारे गांव वाले, क्या वो सब मान जाएंगे? क्या तुम्हारे पिताजी मान जाएंगे? और माँ, वो मुझे स्वीकार कर लेंगी ना? राधा के दिमाग में जो सवाल कौंध रहे थे वो सही थे। इस तरह से घर से भागी हुई लड़की को भला कोई क्यों अपनाएगा? लेकिन वो आगे कुछ और सोच पाती इससे पहले ही रुद्र ने उसकी बात को काट दिया और प्यार से बोला, अरे तुम ये सब मत सोचो। मेरे पापा और मम्मी दोनों ही ऐसे नहीं हैं। वो दोनों तुम्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे। ऊपर से तुम्हारी जैसी प्यारी और सुंदर बहू उन्हें कहीं और मिलेगी थोड़ी। वैसे भी तुम ये सब मत सोचो, क्योंकि अभी तो शादी का मुहूर्त नहीं है। लेकिन जैसे ही शादी का मुहूर्त होगा, मैं पापा से हम दोनों की शादी को लेकर बात कर लूंगा। लेकिन अभी इन सब के बारे में सोचने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम अंदर आओ। रुद्र उसे बाड़े की दीवार की तरफ लेकर आया। एक पल तो जब उसने राधा को छुआ था तो वो डर सा गया था, क्योंकि उसे लगा कहीं वो कल्कि तो नहीं। लेकिन अब वो बहुत खुश था। जिस लड़की के बारे में वो सोच रहा था वो इस तरह से उसके पास आ जाएगी, उसने कभी सोचा ही नहीं था। उसने राधा के हाथ को प्यार से पकड़ रखा था। इस दौरान उसने राधा को गोद में उठाया और दीवार को पार करने में उसकी मदद की। दीवार पर उन दोनों को इस तरह से अंदर आते देखकर गाय फिर से रंभाने लगी। अरे क्यों इस तरह से चिल्ला रही हो? ये तुम सबकी तरह ही इस घर की नई मेंबर है। बोले तो तुम्हारी छोटी मालकिन। सच्ची रुद्र, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी जल्दी अपना लोगे। कैसी बातें कर रही हो राधा? बाबा, मैंने तो तुम्हें उसी दिन अपना बना लिया था जिस दिन तुमने मुझे अपनी वो चुन्नी दी थी। उसमें तुम्हारी बदन की खुशबू अभी भी आती है और मैं जब भी उसे अपने सीने से लगाकर सोता हूं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम ही मेरे सीने से लगकर सोई हुई थी। आओ इधर बैठो। उसने राधा को चारपाई पर बैठाया। इस दौरान राधा उसके गले से लिपट गई और रोने लगी। पागल हो क्या राधा? रो क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें अपनाऊंगा नहीं? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के बारे में मैं कब से ही सोच रहा था।
रुद्र ने उसके माथे को चूमा। इस दौरान राधा उसके गले से लिपट गई। राधा की दिल की धड़कनें उसे आसानी से सुनाई दे रही थीं। उसके बदन की खुशबू रुद्र को मदहोश करने लगी। इस दौरान रुद्र ने उसके बालों को खोल दिया। अचानक से ही आसमान में बादल और ज्यादा घने काले हो गए। ऐसा लगने लगा था कि बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। रुद्र, मुझे लगता है बारिश आएगी। तुम एक काम करो, पहले जानवरों को खोल दो ताकि ये सब टीन शेड के नीचे चले जाएं। हाँ, तुम सही कह रही हो राधा। रुद्र ने एक एक करके सबसे पहले गायों को खोला। वो सब टीन शेड के नीचे जाकर खड़ी हो गईं। उसके बाद उसने भैंसों को भी खोल दिया। ऊंट बाहर रह सकते थे, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। उसने दूध देने वाली गायों के बच्चों को दूसरी टिन शेड में खुला छोड़ दिया। कुछ ही देर में आसमान में भयानक बिजलियां कड़कने लगीं और तेज हवा चलने लगी। राधा ने जल्दी से रुद्र के कहने पर उस चारपाई को कमरे में डाल दिया। मार्च का महीना होने के चलते कमरे में गर्मी नहीं थी, बल्कि उस मौसम की वजह से ठंड बढ़ गई थी। इधर कुछ ही देर में रुद्र कमरे में आ गया। लो, हो गया। तुम नहीं होती तो शायद मैं कर ही नहीं पाता। तभी बड़ी तेजी से तूफान शुरू हो गया। साथ में बिजली के कड़कने के साथ बारिश भी होने लगी। वो राधा को देख रहा था जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। कमरे में जल रही मोमबत्ती की रोशनी में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र ने इस दौरान कमरे को बंद कर दिया। वो दोनों एक दूसरे को एकटक देखने लगे। इस दौरान दोनों एक दूसरे के हो जाने को बेताब थे। रुद्र उसके थोड़ा और करीब गया। तभी जोर की बिजली कड़की, जिसकी भयानक आवाज से राधा डर गई और वो उसकी बाहों से लिपट गई। मुझे आसमानी बिजलियों की गड़गड़ाहट से डर लगता है। कोई बात नहीं, तुम मेरे गले से लगी रहो, मैं हूं ना। क्या तुम हमेशा मुझे ऐसे ही गले से लगाए रखोगे? हाँ बाबा, क्यों नहीं। आखिर जिसकी होने वाली बीवी इतनी खूबसूरत हो, भला वो कैसे उसे खुद से दूर रख सकता है। उसकी तेज होती सांसों और दिल की आवाज को सुनकर रुद्र अपने शरीर पर कंट्रोल खोए जा रहा था। वो उसे केवल आज ही के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए उसे अपना बना लेना चाहता था। लेकिन कैसे? उसने राधा से वादा तो कर दिया था, लेकिन पुराने ख्यालातों वाले उसके पापा क्या राधा को अपनाएंगे? उसके दिमाग में अब यही ख्याल दौड़ रहा था। आखिर क्या रुद्र और राधा अब एक हो सकेंगे, या फिर से उनकी प्रेम कहानी में कोई नया मोड़ आएगा? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। रुद्र ने एक हाथ राधा की कमर पर रखा था, तो वहीं उसका दूसरा हाथ उसकी पीठ पर था। राधा उससे अब भी गले से लगी हुई थी। उसने अपनी पकड़ को ढीला नहीं किया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधा, बहुत। उसने इतना कहकर उसके कंधे पर किस किया। इस दौरान उसने उसकी चुनरी को उतार कर पास पड़ी खाट पर रख दिया। उसने जैसे ही उसके कंधे पर किस किया, राधा के बदन में करंट सा दौड़ पड़ा। रुद्र, ऐसे ना छुओ ना, मैं फिर खुद पर काबू नहीं कर सकूंगी। राधा ने अपने हाथों को उसके बदन के चारों ओर लपेट लिया। तो रोका किसने है? क्या तुम्हें मुझ पर कोई शक है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। यकीन नहीं होता तो फिर मैं यहाँ आती ही क्यों? यकीन था तभी तो सिर्फ एक ही मुलाकात में मैं तुम्हारे पास आ गई। रुद्र ने राधा की आंखों में झांका, जिनमें उसके प्रति बेशुमार प्यार था। उसके बाद उसकी नजर उसके गुलाबी होंठों पर पड़ी। वो उसके होंठों की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी मुझे तुम किस करो, इससे पहले मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या? बोलो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। उसने उसे गोद में उठाया और प्यार से खाट पर लिटा दिया। वो खुद भी उसके बगल में जाकर लेट गया। इस दौरान राधा बिल्कुल सीधी लेटी हुई थी, तो वहीं रुद्र के पैर उसके पैरों पर थे। उसने जैसे ही अपने पैरों को उसके पैरों पर रगड़ा, उसके पैरों की रगड़ से उसकी पायल खनकने लगी। वो उस पल सिहर सी गई, मानो उसके बदन पर बर्फ का टुकड़ा रख दिया हो। उसने रुद्र के हाथ को कस कर पकड़ लिया। बोलो, तुम क्या पूछना चाहती थी? रुद्र ने उसके कंधे पर ब्लाउज को साइड में करके किस करते हुए पूछा,
जिसके बाद अगले ही पल राधा की सांसें फिर से ऊपर उठ गईं। वो उसके और करीब चिपक गई, जिसका एहसास रुद्र को हो रहा था। पूछो। तुम पूछने दोगे तब ना। चलो बोलो। रुद्र ने अपने हाथ को उसके पेट पर रख दिया। एक बार फिर राधा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। मुझसे पहले रुद्र, क्या तुमने किसी स्त्री को छुआ है? नहीं, पहलवानी से ही फुर्सत नहीं मिली राधा, तो भला ऐसा मौका कैसे मिलता। और वैसे भी मुझे तो तुम्हारी जैसी लड़की पसंद थी। मैं हर किसी से तो बात भी नहीं करता हूँ। रुद्र ने उसके पेट पर किस कर लिया। उसने उस पल राधा से उस कॉल गर्ल के साथ सोने वाली बात को छिपा दिया। वो उसे बताना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके ऐसा करने पर राधा को बुरा लग सकता था। यही सोचकर उसने उसे बताया नहीं था। इधर राधा ने जैसे ही उसकी बात को सुना, उसने उसको गले से लगा लिया। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ रुद्र, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। उसके बाद राधा उसकी बाहों में सिमट गई। अगले ही पल बारिश होने लगी। खिड़की से बारिश की बूंदें छूकर जिस तरह से लोहे की जाली को छू रही थी, ठीक वैसे ही रुद्र का बदन राधा के बदन को छू रहा था। वो उसे अपने अंदर समा लेना चाहता था। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में दोनों एक दूसरे को जकड़े यूं दिखाई दे रहे थे, मानो दोनों नाग नागिन हों। और अगले ही पल रुद्र उसका और वो उसकी हो गई। राधा की आंखों में उसके लिए बेइंतहा मोहब्बत नजर आ रही थी, तो वहीं रुद्र उसके बदन के हर अंग को चूम रहा था। इस दौरान उसने एक बार फिर अपने होठों को उसके होठों पर टिका दिया और वो उसे चूमने लगा। बाहर बारिश और तेज हो गई थी और इधर उसके कमरे में उन दोनों की सांसें, मानो वो दोनों आज एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो। सुबह के करीब 4 बज रहे थे। बारिश अब पूरी तरह से थम गई थी और मौसम काफी खुशनुमा हो गया था। रुद्र राधा के सीने में दुबक कर सो रहा था। उन दोनों के ही बदन पर नाम मात्र के भी कपड़े नहीं थे। इस दौरान राधा ने उसे बड़े ही प्यार से गले से लगा रखा था। आज उसने अपने प्यार को राधा पर इस तरह से लुटाया था कि वो आखिरकार थकान से इतना चूर चूर हो गया था कि उसे तुरंत नींद आ गई थी। वहीं राधा, उसे काफी देर बाद नींद आई थी। हालांकि अब वो दोनों एक दूसरे के साथ लिपट कर सो रहे थे। तभी जैसे ही राधा को लगा कि 4 बजने वाले हैं और रुद्र की माँ के आने का वक्त हो गया है। रुद्र, ओ रुद्र! बाबा, तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ आने वाली है। अब तुम मुझे बताओ, मैं कहाँ छिपूं? अगर वो आ गई और उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? सोने दो ना बाबा। रुद्र फिर से उसके सीने से लिपट गया। इस दौरान राधा उससे दूर होने लगी। देखो, अब तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हें अच्छे से पता है। उठो ना। लेकिन रुद्र सोया हुआ था। तभी उनका दरवाजा बजा। जहां इधर राधा रुद्र को जगाने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ कल्याणी के साथ बाड़े के मुख्य दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। उन्होंने दरवाजे को खोला। इस लड़के ने कल रात को पशुओं को अंदर तो बांध दिया था ना? अरे वाह, ये लड़का तो सच में बहुत समझदार है। उसने रात को सभी पशुओं को अंदर बांध दिया था। अचानक से इतने तेज तूफान में भी उसने सभी पशुओं को अकेले खोला। ये तो कमाल ही हो गया। कहीं खुद तो नहीं भीग गया था वो? नहीं माँ जी, वो रुद्र बाबा ठीक ही होंगे, आप चिंता ना करो। कल्याणी एक 30 साल की गरीब महिला थी जो उनके घर में काम करती थी। वो दोनों ही रुद्र के कमरे के पास आ गईं। इधर दूसरी तरफ दरवाजा बजने की आवाज सुनकर राधा परेशान हो गई थी। रुद्र बाबा, खड़े हो। राधा जल्दी से अपना लहंगा, ब्लाउज और बाकी के कपड़े एक एक करके पहनने लगी, लेकिन रुद्र अब भी काफी थका हुआ नजर आ रहा था। अरे अब उठो ना। लेकिन रुद्र उठा नहीं। तभी उसकी माँ ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। रुद्र, ओ रुद्र! अचानक से अपनी माँ की आवाज सुनकर रुद्र चौंक कर खड़ा हुआ। अब क्या करूं? रुद्र के चेहरे पर शौक लग जाने वाला इमोशन था। मुझे क्या पता? बोल देना सासू माँ को कि रात को बहू अकेली ही आ गई थी तुमसे मिलने के लिए। और क्या अजीब बंदे हो यार तुम। कब से उठाने के लिए बोल रही थी और अब मैं कहाँ छिपूं? मुझे क्या पता?
वो इस तरह से बोला जैसे उसे कुछ भी नहीं मालूम। तेरी तो अब मैं क्या करूंगी? रुद्र, क्या हो रहा है बेटा अंदर? किसके साथ बात कर रहे हो तुम? जल्दी से दरवाजा खोलो। आया मम्मी। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनने लगा तो वहीं राधा इधर उधर छिपने की जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे वहां छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिली। अब वो दरवाजे से किसी भी हाल में नहीं जा सकती थी और उस कमरे में खिड़की लोहे की थी जिसके बाहर की तरफ जाली थी। ऐसे में वो खिड़की से भी पीछे की तरफ जाकर नहीं छिप सकती थी। इधर रुद्र को कुछ भी समझ नहीं आया कि वो क्या करे। अरे, दरवाजा खोल रहे हो क्या? बात क्या है? कुछ नहीं मम्मी, मैं ठीक हूँ। तो फिर दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जल्दी से खोलो। रुद्र मजबूरी में दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसने धीमे से दरवाजे को खोला। इस दौरान उसके दिमाग में यही सवाल था कि अब जब उसकी माँ राधा को देख लेगी तो उनका पहला रिएक्शन क्या होगा। क्या वो राधा को एक्सेप्ट करेंगी या नहीं, और इसके लिए क्या वो उसे कभी माफ करेंगी। क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? और अंदर तुम किसके साथ बात कर रहे थे? कोई है क्या अंदर? कोई नहीं है। चलो मैं चलता हूँ ना आपके साथ। हाँ, हम दूध निकालते हैं गायों का। तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो ना रुद्र? मैं देखना चाहती हूँ अंदर कौन है। उसकी माँ उसको साइड करके कमरे के अंदर जाने लगी। ये सब देखकर रुद्र के दिल की धड़कनें तेज होने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो क्या करे। राधा के दिखने के बाद वो उनके सवालों का क्या जवाब देगा, उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था। रुद्र! माँ की आवाज सुनकर रुद्र का दिल बैठ गया। आखिर जब उसकी माँ राधा को देख लेगी तो क्या होगा, वो क्या एक्शन लेंगी, जानिए अगले भाग में। रुद्र की माँ रुद्र को दरवाजे से एक तरफ करते हुए अंदर की तरफ आई। रुद्र! हाँ मम्मी। इस दौरान रुद्र के हाथ पैर कांपने लगे क्योंकि उसे अब पक्का यकीन हो गया था कि उसकी माँ ने राधा को उसके रूम में देख लिया है। वो कुछ बोल पाता इतने में ही उसकी माँ उसकी तरफ बढ़ी और उसने उसका कान पकड़ लिया। ये क्या है? क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? तभी मैं सोचूं कि तू बाहर क्यों नहीं आ रहा था, अंदर बड़बड़ा रहा था। मेरी नजरों से बचना चाहता था ना तू? उसकी माँ उसे अंदर लेकर गई। ये क्या है? कल रात को तुमने पूरे 4000 की चारपाई तोड़ दी। उफ! कितनी बार बोला है ढंग से सो जाया कर। ऐसा क्या किया तुमने रात को जो चारपाई टूट गई तुमसे? अरे मम्मी, बाहर आओ ना, सब बताता हूँ। रुद्र ने अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आया। वो एक्चुअली क्या है ना, मैं कल रात को सभी पशुओं को बांधने के बाद जब भीगने लगा तो जल्दबाजी में मैंने चारपाई को अंदर डाला। इसी दौरान शायद जोर से गिरने की वजह से चारपाई टूट गई होगी। मुझे रात भर भी पता नहीं चला था। रियली सॉरी। इस दौरान रुद्र को पता चल गया था कि कल रात को राधा और वो दोनों चारपाई पर फिजिकल हुए थे, तो उन दोनों को ही इस बात का अंदाजा नहीं हुआ था कि चारपाई टूट चुकी है। शायद क्या पता राधा को एहसास भी हो गया था क्योंकि उसकी तरफ की लकड़ी टूटकर पायदान से खिसक गई थी। हालांकि रस्सियों में उलझने के कारण चारपाई तीनों पायदानों पर रात भर टिकी रही थी। ये भी एक कारण था कि उसे एहसास नहीं हुआ था कि चारपाई टूट चुकी है। ठीक है, माफ किया, लेकिन तू पिछले 2 महीने में ही 2 चारपाई तोड़ चुका है। अच्छे से सोया कर। चारपाई कोई अखाड़ा थोड़े ही है जो इस पर इतनी जोर से बैठता है। अच्छा, अब बहुत हुआ ना मालकिन। रुद्र बाबा की गलती से कहीं ज्यादा तो आप इन्हें डांट चुकी हैं। आप आओ मेरे साथ, हम दूध निकाल लेती हैं गायों का। हाँ ठीक है। रुद्र की माँ उसके बाद कल्याणी के साथ हो जाती हैं। वहीं इधर दूसरी तरफ रुद्र के दिमाग में एक सवाल कौंधे जा रहा था कि आखिर राधा उसकी माँ को दिखाई क्यों नहीं दी, वो कहाँ छिप गई थी। वो यही सब दरवाजे के पास खड़ा हुआ सोच रहा था कि तभी पीछे से उसको किसी ने खींचा और अंदर ले गया। राधा, तुम कहाँ छिप गई थी? वो बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ। उसने तुरंत रुद्र के होठों पर होठ टिका दिए। वो पूरी शिद्दत से उसके होठों को चूमने लगी तो वहीं इस दौरान रुद्र भी उसका साथ देने लगा।
उसने राधा की कमर पकड़कर उसे अपने पास खींच रखा था, तो वहीं राधा ने अपने दोनों हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर से निकाल लिया और उसके और करीब खिसक गई। इस दौरान वो उसको पैशनेटली चूमने लगी। कुछ देर यूं ही लिप लॉक करने के बाद रुद्र ने राधा को खुद से अलग किया। आखिर मम्मी तुम्हें देख कैसे नहीं सकी थी? मम्मी कैसे देख पाती पागल, वो मैं अनाज की बोरी में घुसकर बोरियों के ऊपर बैठ गई थी। उधर अंधेरा होने के कारण मैं उन्हें दिखाई नहीं दी थी। उन्हें लगा जैसे मैं भी कोई अनाज की बोरी हुई। तुम्हारे चक्कर में तो आज मैं पकड़ी जाती और फिर क्या होता? हम दोनों की घरवाले शादी करवा देते। अच्छा, तो फिर मैं अभी आवाज लगा दूं ताकि हमारी शादी हो जाए और फिर मैं आराम से आपके साथ जिंदगी जी लूं। मम्मी जी। उसने जैसे ही जोर से आवाज लगानी चाहिए, रुद्र ने उसके होठों पर अपने होठों को टिका दिया और एक बार फिर से उसे किस करने लगा। इस दौरान राधा भी उसमें फिर से खो गई। हालांकि इस दौरान उन दोनों को ही पता नहीं था कि आखिर अब वो अपने रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि राधा को इस तरह से बाड़े में हमेशा के लिए रखना रुद्र के लिए आसान नहीं होने वाला था। हालांकि उस वक्त वो दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे के साथ बस अपने प्यार को जाहिर कर रहे थे। एक ही रात में वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे, ये ना तो राधा ने सोचा होगा और ना ही शायद रुद्र ने। कुछ देर यूं ही चूमने के बाद दोनों अलग हुए। अभी मम्मी आने वाली है, मैं दरवाजे को बंद करता हूँ, क्या पता वो दोबारा आ जाए। रुद्र ने उसे गले से लगाया। ठीक है, मैं अंदर छिप जाती हूँ। राधा जाकर कुछ देर के लिए चारपाई पर बैठ गई। इधर दूसरी तरफ रुद्र की माँ और कल्याणी अलग अलग गाय का दूध निकाल रही थी, तो वहीं रुद्र ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। इस दौरान उसके दिमाग में ये भी सवाल था कि आखिर वो राधा को तब तक कैसे अपने बाड़े में रखेगा जब तक हवेली में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। वो ये भी चाहता था कि जल्द से जल्द पंडित जी उस शख्स का पता लगा लें कि हवेली के सुरक्षा धागे को किसने तोड़ा था। इसके अलावा उसे ठाकुर सूरजभान सिंह के आने का भी इंतजार था। आज सोमवार है, सुबह के करीब 5 बज रहे थे। जंगल में घोर शांति छाई हुई थी। आसमान में छितरे बादल नजर आ रहे थे, लेकिन बारिश के अब कोई आसार नहीं थे। सुबह का वक्त होने के चलते जंगल में काफी अंधेरा था। कोहरे से भरे उस मौसम में पेड़ों के बीच हलचल हो रही थी, मानो कोई पेड़ों के बीच से होकर आगे बढ़ रहा था। सूखे पत्तों पर गिर रहे कदमों की आवाज अजीब सी सुनाई दे रही थी, लेकिन इसी आवाज के साथ थोड़ी दूर से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सुनाई दे रहा था। शायद कोई व्यक्ति ये जाप करते हुए आगे की तरफ आ रहा था। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर कटीली झाड़ियों के बीचों बीच से एक अघोरी बाबा निकले, जिसने तन पर एक भी कपड़ा नहीं पहन रखा था। वो बिल्कुल नग्न थे। उसने माथे पर भस्म लगा रखी थी। वो कोई और नहीं बल्कि पंडित जी के गुरु शिवानंद थे, जो पूरे 30 दिनों की साधना के बाद जंगल में स्थित पुराने शिव मंदिर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने रास्ते में नहर में स्नान किया। कुछ ही देर में वो शिव मंदिर के पास पहुंच गए। जब शिव मंदिर उनसे कुछ ही मीटर की दूरी पर था, तभी अचानक से उनकी नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वो भौंचक्के हो गए। उस ठंडे मौसम में भी उनके माथे पर पसीना आ गया। आखिर ऐसा क्या देख लिया अघोरी बाबा ने जो उनकी इस तरह की हालत हो गई? जानिए अगले भाग में। सामने का नजारा देखकर अघोरी बाबा शिवानंद की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उनके ठीक सामने उन्हें किसी के उल्टे पैरों के निशान नजर आ रहे थे, जो शिव मंदिर के आसपास थे, मानो कोई शिव मंदिर की तरफ गया हो। इसका मतलब अब कल की शिव से शक्तियां पाना चाहती है। नहीं, अगर उसने सोमवती अमावस के मौके पर शिव से शक्तियां हासिल कर ली तो फिर उसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। फिर वो तबाही लाएगी, फिर वो किसी के रोके नहीं रुकेगी।
शिवानंद समझ गया था कि ये उल्टे पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि कल्कि के ही हैं। लेकिन कल्कि वहां शिव की आराधना करने के लिए कैसे आ सकती है? ये शिवानंद के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य था। हालांकि कुछ देर बाद वो उसके बारे में बिना ज्यादा सोचे मंदिर की तरफ बढ़ गए। इस दौरान अनायास ही शिवानंद के चेहरे पर मायूसी छा गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि अगर कल्कि के पास ढेर सारी शक्तियां आ गई तो फिर वो उदयवाड़ा गांव को तबाह कर देगी। वो यही सब सोचते हुए शिव मंदिर के अंदर पहुंच गए। ये वही शिव मंदिर था जहां वो अक्सर पूजा करते थे। कभी इस शिव मंदिर में गांव वाले पूजा किया करते थे, लेकिन वक्त के साथ जैसे जैसे जंगल में कल्कि का खौफ फैला, डर की वजह से लोगों ने इस शिव मंदिर में आना ही बंद कर दिया था। खैर, शिवानंद अब भी वो शख्स था जो उस शिव मंदिर में शिव की पूजा करने के लिए आते थे। उसी रोज शाम को आज हवेली में खासी हलचल दिखाई दे रही थी, क्योंकि ठाकुर सूरजभान सिंह कोलकाता से आज सुबह ही वापस लौट आए थे। उनकी बेटी इस दौरान वापस चली गई थी, तो वहीं विजय सिंह मौजूद था। अधीरा को मरे हुए आज 14 दिन हो गए थे, मतलब उसकी 13वीं हो चुकी थी। और यही वजह थी कि उसकी पत्नी रूपा को उसके घर से वापस बुला लिया गया था। अब वो विधवा की जिंदगी जीने वाली थी। इतनी कम उम्र में उसका विधवा हो जाना वहां मौजूद हर शख्स को खल रहा था। ठाकुर सूरजभान सिंह को इसी बात का गुस्सा था कि उनके बाहर जाने के बाद अधीरा को कल्कि ने मार दिया था। उसने पहले भी उनके बड़े बेटे को अपना शिकार बनाया था, लेकिन उसे मारे हुए काफी वक्त बीत गया था। लेकिन इस बार कल्कि ने अधीरा को मारा था, उनके प्यारे अधीरा को। और यही वजह थी कि वो कल्कि का अब कोई न कोई तोड़ चाहते थे। सूरज जैसे जैसे डूबना शुरू हुआ, वे सब हवेली के गार्डन में आकर बैठ गए। उनके ठीक सामने पंडित जी थे। इस दौरान ठाकुर सूरजभान सिंह की पत्नी से लेकर अजय भान सिंह का बड़ा बेटा रविंद्र, उनकी पत्नी, हवेली के सभी नौकर चाकर तक उनके पास में थे। वो सबके साथ मिलकर किसी निर्णय पर पहुंचना चाहते थे। ऐसा लग रहा था अब कल्कि के खिलाफ उन लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। पंडित जी, आज पूरे 14 दिन हो गए हैं और आप अब तक इस बात का पता नहीं लगा सके हैं कि आखिर कल्कि हवेली में कैसे घुसी। ठाकुर साहब, मैं माफी चाहता हूं, लेकिन कल्कि बहुत शक्तिशाली है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर उस वक्त मैं उसके बारे में कुछ भी पता लगाने में नाकाम हो गया था। खैर, अब आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं यही खुशखबरी आपको देना चाहता था कि मेरे गुरुदेव शिवानंद मेरे इस काम में मदद करने के लिए राजी हो गए हैं। ऐसे में आज रात को 12 बजे से मैं आप सबके सामने यज्ञ करूंगा और उसके बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आखिर कल्कि ने हवेली में प्रवेश कैसे किया था। अरे वाह पंडित जी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तभी आप दिन में मेरे बुलाने पर नहीं आए थे क्या? जी, आज सोमवार था, इस वजह से मैं सुबह जल्दी ही पुराने शिव मंदिर चला गया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुदेव साधना से उठने के बाद सबसे पहले शिव मंदिर ही जाएंगे। और वही हुआ। उनको मैंने सब बता दिया है। वो खुद भी कल्कि की बढ़ती शक्तियों से चिंतित थे। कल्कि का पुख्ता उपाय क्या हो सकता है, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि कल्कि ने हवेली में प्रवेश करने के लिए किस तरह की मायावी शक्ति का उपयोग किया था। और इसके लिए मुझे उस वक्त को देखना पड़ेगा जब वो हवेली में प्रवेश कर रही थी। एक बार हमें पता चल गया कि उस वक्त उसने किस तरह की मायावी शक्तियों का उपयोग किया था, उसके बाद हम उसका तोड़ निकाल सकते हैं। अरे वाह, फिर तो बहुत बढ़िया है। हमें रात के 12 बजे का इंतजार है पंडित जी। जी ठाकुर साहब, मैं अपने शिष्यों के साथ शाम को 9 बजे यहां पहुंच जाऊंगा। तब तक मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब नहा लेना और उसके बाद मंदिर के पास आकर बैठ जाना। हवेली के अंदर कोई भी व्यक्ति उस दिन अधीरा की तरह रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इस बार कल्कि हमें रोकने के लिए पूरी ताकत लगा देगी और हमें अपने चारों ओर सुरक्षा घेरा बनाना होगा, अन्यथा वो हम में से किसी को भी मार सकती है। पंडित जी के चेहरे से लग रहा था आज वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो वहीं हवेली में मौजूद बाकी लोगों के दिल की धड़कनें पहले से ही तेज होनी शुरू हो चुकी थीं, क्योंकि वो जानते थे अगर आज पंडित जी ने थोड़ी सी भी गलती की तो वो होगा जिसके बारे में उन लोगों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। शाम के करीब 9:15 बज रहे थे।
हवेली के सभी लोग मंदिर के ठीक आगे स्थित कच्चे मैदान में मैट बिछाकर बैठे हुए थे। पंडित जी के शिष्यों ने हवेली को गौमूत्र और गंगाजल छिड़ककर आज शाम को ही शुद्ध कर दिया था, जिसके बाद पंडित जी ने उन सबको आवाज दी, मुकुंद, जी गुरुदेव। आप सब अंदर आ जाओ और यज्ञ के चारों ओर बैठ जाओ। जी गुरुदेव। पंडित जी ने जैसे ही कहा, उनके चारों शिष्य जाकर यज्ञ के चारों ओर बैठ गए। उन्होंने पंडित जी के कहे अनुसार यज्ञ की वेदी में मौजूद सामान को जला दिया और शुरुआती कुछ मंत्र बोलकर यज्ञ को शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ पंडित जी के हाथ में एक थैला था। उन्होंने उस थैले को खोला और उसके बाद उसमें से एक छड़ी निकाली। ये वही छड़ी थी जिसे उनके गुरुदेव ने दी थी। वो एक बहुत शक्तिशाली छड़ी थी। उनके गुरुदेव के अनुसार उस छड़ी से अगर चारों ओर सुरक्षा घेरा बना लिया जाए तो फिर कोई भी असुरी शक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। पंडित जी ने मंत्र बोले और उस छड़ी के आगे हाथ जोड़कर उसे उठा लिया। उसके बाद वो उनकी तरफ आ गए। उन्होंने उन सभी लोगों से करीब 5 फीट दूर से उस छड़ी को जमीन पर टिकाया और उसके बाद चारों ओर घेरा बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उन्होंने उन सबको चारों ओर एक बड़ा सा सर्कल बना दिया। मुकुंद, जी गुरुदेव। बेटा, मुझे वो कलश दो जिसमें गुरुदेव ने अभिमंत्रित भस्म डाली थी। जी गुरुदेव। उसके बाद वो एक मिट्टी का कलश लेकर पंडित जी की तरफ आया। उसमें जल भरा हुआ था। उन्होंने उस कलश को हाथ में लिया और उसके बाद जो लकीर उन्होंने उस लकड़ी से बनाई थी उसके ऊपर से वो पवित्र जल गिराते हुए चारों ओर पानी का भी सर्कल बना दिया। वे सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि पंडित जी क्या कर रहे हैं। फिलहाल 10 बजने वाले हैं और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, हो सकता है कल की आप सबका ध्यान भटकाने की कोशिश करें, लेकिन किसी भी हाल में आप में से किसी को भी इस सुरक्षा घेरे से बाहर नहीं जाना है। अगर आप में से कोई भी एक इंसान बाहर गया तो समझिए ये सुरक्षा घेरा टूट जाएगा और उसके बाद गुस्से में कल की हम सबको जान से मार सकती है, भले ही फिर उसे इसके बदले में बड़ी कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। मेरी बात समझ आ रही है ना आप सबको? जी पंडित जी, हम समझ चुके हैं। बहुत बढ़िया। अब मैं यज्ञ को शुरू कर रहा हूँ। पहले मुझे हमारा सुरक्षा घेरा मजबूत करना होगा, वरना इस यज्ञ के सफल ना होने पर केवल कल की ही नहीं बल्कि अन्य काली शक्तियां भी हम पर धावा बोल सकती हैं। पंडित जी, हमें आप पर विश्वास है। ये अजय भान सिंह का बेटा था और उसे सबसे ज्यादा डर लगता था। यही वजह थी कि उसने अपनी पत्नी का हाथ कसकर पकड़ रखा था। कुछ ही देर बाद पंडित जी यज्ञ के पास बैठ गए। उनके चारों शिष्य भी उनके अगल बगल में बैठ गए। इस दौरान उन्होंने मंत्र बोले और पहली आहुति दी, जिसके बाद जो सर्कल पंडित जी ने बनाया था उसमें आग लग गई। उसके बाद वो धीरे धीरे करके लगातार आहुतियां दे रहे थे। वो जैसे जैसे मंत्र बोलकर आहुतियां दे रहे थे, उनके चारों ओर आग की लपटें ऊपर उठने लगी और कुछ ही देर में वो एक आग की दीवार की तरह बन गया, जिसे बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई आग का गोल कमरा बना हो जिस पर छत नहीं लगी हुई है। इधर दूसरी तरफ उस सर्कल के अंदर बैठे सभी लोगों को एक पल के लिए तो आग लगने के बाद डर लगने लगा था, लेकिन अगले ही पल उन्हें अच्छा महसूस हुआ क्योंकि उस आग में गर्मी नहीं थी। अंदर का टेम्परेचर पहले के जितना ही था। इस तरह से लगातार पंडित जी कुछ और मंत्र बोलते हैं। उसके बाद वो मुकुंद को अपने हाथ से इशारा करते हैं। मुकुंद ने उनके थैले से इंसानी खोपड़ी निकाली और उसे पंडित जी के आगे रख दिया। उसने इस दौरान उसके ऊपर तिलक लगाया और कई मंत्र बोले। पंडित जी ने उस पर हाथ रखा। हे गुरुदेव, मैं अब पहली बार इस खतरनाक यज्ञ को करने की हिम्मत कर रहा हूं। अगर कुछ गलत हुआ तो हम सब अपनी जान गंवा सकते हैं। ऐसे में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ वक्त के लिए आप मुझे अपनी शक्तियां दें। उन्होंने जैसे ही कहा, अचानक से पंडित जी ने जिस खोपड़ी पर हाथ रखा था वो लाल हो गई। अगले ही पल उनके सबके सामने रखे बड़े से मिरर पर किसी फिल्म की तरह सीन दिखाई देने लगा। वे सब उसको ध्यान से देखने लगे तो वहीं पंडित जी ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। सबका ध्यान उस मिरर पर था। मतलब साफ था, अब उन लोगों को पता चलने वाला था कि आखिर हवेली में कल्कि ने प्रवेश कैसे किया था।
अधीरा की मौत से 2 घंटे पहले शाम के करीब 5 बज रहे थे, लेकिन फिर भी अंधेरा काफी नजर आ रहा था क्योंकि अचानक से ही घने काले बादल सूरज के सामने आ गए थे। इधर जहां एक तरफ पंडित जी हवेली के मंदिर में यज्ञ की तैयारी कर रहे थे, वो सबके लिए अभिमंत्रित रुद्राक्ष मालाएं तैयार करने वाले थे ताकि कल की हवेली के लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सके। वहीं दूसरी तरफ हवेली की तीसरी मंजिल पर अधीरा के कमरे में रूपा अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि अधीरा और उसके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। वो काफी दुखी थी। उसके जैसी खूबसूरत बीवी होने के बावजूद अधीरा दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाता है, ये उसे अब तकलीफ दे रहा था। ऊपर से वो कई बार शराब पीकर उसके साथ मारपीट भी करता था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके परिवार वाले ठाकुर सूरजभान सिंह की तरह अमीर नहीं थे। ऊपर से हवेली के सबसे रसूखदार आदमी ठाकुर सूरजभान सिंह और अधीरा के बीच अच्छी पड़ती थी। अगर वो कोई गलती भी कर देता तो वो उसकी साइड लेते थे। यानी बेचारी रूपा पूरी तरह से तंग आ चुकी थी। वक्त के साथ अब अधीरा और उसके बीच के फिजिकल रिलेशन भी काफी खराब हो गए थे। अब रूपा को उसके साथ इंटीमेट होना भी अच्छा नहीं लगता था। आज भी रूपा इस बात से खफा थी कि उसका पति उसके मना करने के बावजूद पास ही के खाली कमरे में बैठा शराब पी रहा था, जबकि पंडित जी ने उन सबको साफ तौर से मना किया था कि आज के दिन शराब नहीं पीनी है। खैर, रूपा ने उस वक्त अधीरा को कुछ नहीं कहा था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके कहने की वजह से अधीरा उसको पीट डाले। वो यूं ही दुखी होकर बिस्तर पर लेटी हुई थी और तभी रूपा, ए रूपा, देखो मैं आ गया। ये कौन है जो यहाँ मुझे रूपा नाम से बुला रहा है? रूपा खिड़की की तरफ गई। उसने खिड़की खोली तो हवेली के अहाते में एक लड़का खड़ा था। जय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हवेली के पीछे की तरफ जय नाम का लड़का खड़ा था। वो मैं तुमसे मिलने आया हूँ, इतनी दूर, वो भी मेरे गांव से। तेरा दिमाग खराब है क्या? पागल वागल तो नहीं हो गए हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आती जो एक शादीशुदा औरत के पीछे पड़े हो? तुम्हें मैंने मेले में क्या कहा था कि मेरा पीछा मत करो, और अगर मेरे बड़े ससुर ठाकुर सूरजभान सिंह को पता चल गया ना तो वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मरवा देंगे। इश्क में मैं किसी से नहीं डरता हूँ रूपा। आई नो वेरी वेल कि तुम्हारा पति कितना बेकार है। उसके साथ इस तरह की नर्क भरी जिंदगी जीने से बेहतर है तुम मेरे साथ भाग चलो। मैं वादा करता हूँ तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा रूपा, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। जय कोई और नहीं बल्कि वही लड़का था जिससे रूपा की उसके गांव में लगे एक मेले में एक्सीडेंटली मुलाकात हो गई थी। वो दिखने में बहुत सुंदर था, रूपा के जैसे ही। हालांकि उसकी फिजिक अधीरा के जैसे नहीं थी। वो दिखने में काफी अच्छा लगता था, लेकिन शादी के बाद इस तरह के रिलेशनशिप को रूपा नहीं मानती थी। उस रोज मेले में वो उससे एक्सीडेंटली टकरा गई थी और तब से ही जय उसको पाने के लिए कई हथकंडे अपना चुका था। वो अपने प्यार को कई बार इजहार भी कर चुका था, मगर रूपा थी कि मानने को तैयार नहीं थी। तो तुमने क्या डिसीजन लिया रूपा? उस गवार और कैरेक्टरलेस आदमी के साथ रहने से बेहतर है तुम मेरे साथ रहो। तुम मेरे पति के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। हाँ हाँ हाँ, पति। अरे रूपा, कैसा पति? उसने कभी तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में एक भी बार सोचा है? सच बताओ, और ये भी सच बताओ कि तुम अगर आज शादीशुदा नहीं होती तो मेरे साथ नहीं भाग जाती। बोलो रूपा। आई नो कि तुम इस नरक से निकलना चाहती हो, मगर तुम मजबूर हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रूपा, बहुत। तुम मुझे एक मौका देकर तो देखो बाबा। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती हूँ, तुम अपने गांव चले जाओ प्लीज। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा। तुम पागल वागल हो गए हो क्या जय? यहाँ हवेली पर मुझसे मिलने के लिए आ गए हो? पकड़े गए तो? नहीं पकड़े जाएंगे, तुम आओ तो सही। वैसे भी सारे मंदिर के पास हैं, बस तेरा पति अधीरा दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, पर रूपा भी सोचने पर मजबूर हो गई। वो खुद भी जानती थी कि हवेली के जितने भी लोग थे उनमें मोस्टली सभी मंदिर के बाहर थे, और जो कुछ अंदर थे उन्हें भी पंडित जी ने शाम को 7 बजे के आसपास मंदिर आने को बोल दिया था। वो एक पल के लिए वहाँ खड़ी रही। सोच क्या रही हो? मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने के इरादे से नहीं आया हूँ। तुम मुझसे बात तो करो, अगर तुम्हें सही लगे तो फिर बोल देना। रूपा, मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे पास अच्छी जॉब है,
हम दोनों यहाँ से दूर मुंबई भाग जाएंगे। तुम चिंता मत करो। इस बार रूपा रुक नहीं सकी। एक पल तो उसके दिमाग में अधीरा का ख्याल आया कि वो सही नहीं कर रही है, लेकिन अगले ही पल उसे जवाब मिल गया था कि हर किसी को अपने तरीके से जिंदगी जीने का हक है। अगर अधीरा इतने गलत काम करने के बावजूद भी गलत नहीं था, तो फिर वो कैसे गलत हो सकती थी? उसके बाद रूपा छिपती छिपाती हवेली के पीछे की तरफ चली गई। वो जब अहाते में जा रही थी तो उसने छिपकर देख लिया था कि हवेली के सभी बड़े लोग मंदिर में हैं। जिसके बाद वो दौड़कर जल्दी से जय की तरफ चली गई। रूपा ने इस दौरान पंडित जी के बांधे हुए सुरक्षा धागे को नीचे किया और उसके बाद उसके ऊपर से जाकर उसके पास पहुंच गई। तुम आ ही गई ना रूपा, तुम कहो तो अभी भाग चलें। ना बाबा ना, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? वो भी मेरे होते हुए? तुम्हें पता नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छी जॉब है। मैं महीने के 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ। तुम साथ चलो तो सही। और मैं शादीशुदा हूँ, उसका क्या? कुछ नहीं होगा, तुम जाकर धर्म परिवर्तन कर लेना, फिर शादी कर लेना मुझसे। इसके अलावा हम कोर्ट में केस भी फाइल कर देंगे तलाक का। ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। उसने प्यार से रूपा के कंधों को पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नहीं, ये सही नहीं है। और तुम नहीं जानते हो मेरे बड़े ससुर कितने खतरनाक हैं। वो हमें जान से मार देंगे। तुम टेंशन मत लो, मैं भी अपनी वाली पर आ जाता हूँ तो बहुत बुरा हूँ। तुम हिम्मत तो करो। रूपा एक पल के लिए उसकी आंखों में देखती रह गई। उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव थीं। उसका मन कर रहा था वो अब उसमें खो जाए, लेकिन वो उसके साथ और बात कर पाती। इतने में ही उसके कानों पर उसके पति की आवाज सुनाई दी। रूपा, वे रूपा, कहाँ मर गई? अधीरा, मेरा पति अधीरा मुझे बुला रहा है। मैं जा रही हूँ। वो जल्दी से मुड़कर जाने लगी। पहले मुझसे बात तो कर लो, जवाब तो दो कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बाद में बताती हूँ। कब? जब गांव आऊंगी तब। अभी तुम जाओ। रूपा इतना कहकर हवेली की तरफ दौड़ी। रूपा! इस बार अधीरा ने इतने जोर से आवाज दी तो डर के मारे रूपा के पैर लड़खड़ा गए और वो उस सुरक्षा धागे को तोड़ती हुई नीचे गिर गए। वो कोहनी के बल गिरी, लेकिन अगले ही पल वो बिना सुरक्षा धागे का सोचे दौड़कर तीसरी मंजिल पर पहुंच गई। इस दौरान उसने रास्ते में ही अपनी कोहनी को पोंछ लिया था और अपने गंदे हुए कपड़ों को भी झाड़ लिया था। बोलिए। क्या बोलिए? साले को कितनी बार भी आवाज दे दो, कोई जवाब भी नहीं देती हो। वो मैं नीचे ही थी तो सुनाई नहीं दिया था आपकी आवाज। क्या कर रही थी नीचे? अरे वो मैं मिली से बात कर रही थी। आपने ही तो बोला था आपको मसाज देनी है। ओह मेरी जान, ये बात थी क्या? कितनी अच्छी हो तुम। अधीरा ने उसके गाल को चूम लिया। इस दौरान रूपा को उसके मुंह से आती शराब की बू बहुत अजीब लग रही थी। वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, तुम मिली को भेजो और उसके बाद चली जाओ। जी, भेजती हूँ। रूपा उसके कमरे से बाहर चली गई। वो वहीं बिस्तर पर जाकर लेट गया। रूपा समझ चुकी थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसने कई दिनों से उसे मिली को घूर कर देखते हुए देख लिया था। लेकिन अब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी में क्या करता है। वो अब जय के साथ आगे की जिंदगी बिताने के बारे में सोचने लगी थी। इस दौरान वो खिड़की खोलकर पीछे की तरफ देख लेना चाहती थी कि जय चला गया है या नहीं, लेकिन अधीरा के होने के कारण उसने ऐसा नहीं किया और वो नीचे चली गई। तो वहीं इधर बाहर हवेली के अहाते में जय हवेली की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। अचानक से ही उसके हाथ जो गोरे थे वो काले होने शुरू हो जाते हैं। आसमान में बादल गरजने लगते हैं, उसके पैर उल्टे हो जाने लगते हैं और फिर जैसे ही वो मुड़ा, उसका जला हुआ भयानक चेहरा देखकर वो सब शॉक्ड हो गए। कल्कि, कल्कि। वो मिरर टूटकर टुकड़ों में बिखर गया। इस तरह से मिरर के टूटने की वजह से सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये क्या था पंडित जी? मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई थी तो ये टूट गया। ये दर्पण सिर्फ तब तक टिका रह सकता था जब तक मुझ में शक्तियां बची रहती। खैर, मैंने जो सोचा था वो तो मिला ही नहीं।
मैंने तो सोचा था मुझे कल्कि को हराने का कोई तोड़ मिलेगा, लेकिन यहां तो उल्टा ही मिला। कल्कि ने एक बार फिर आपकी परिवार की कमजोर कड़ी पर वार किया और उसके बाद अधीरा को मारने का रास्ता निकाल लिया। पंडित जी बुरी तरह से कमजोर हुए से लग रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चारों शिष्य भी काफी डर गए थे। कुछ देर तक उन सबको कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करें, लेकिन जैसे ही सब नॉर्मल हुआ, ठाकुर सूरजभान सिंह की नजर रूपा पर पड़ी। वो उसे इस तरह से घूर रहे थे मानो वो उसको वहीं जलाकर राख कर देंगे, जिसकी वजह से डर के मारे रूपा की हालत खराब हो गई। वो बुरी तरह से कांप रही थी, तो वहीं ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रूपा, ये क्या था? तुमने हमें धोखा क्यों दिया? इस घर की बहू होते हुए तुमने ऐसे नीच काम किए? तुम्हें एक पल भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर क्रोधित होकर रूपा की तरफ बढ़े। रूपा डर के मारे सिहर गई, लेकिन ठाकुर आज उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसने जैसे ही उसको थप्पड़ मारने की कोशिश की, विजय ने हाथ पकड़ लिया। पापा, आप भाभी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। भाभी जो कुछ कर रही थी वो सही था। हाँ, मैं मानता हूं कि उन्हें सुरक्षा धागे के टूटने की खबर पंडित जी को देनी थी, लेकिन अधीरा भैया ने जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया था, उसको देखने पर लगता है कि वो डर के मारे बताना भूल गई थी। विजय ने इतना कहते हुए हाथ झटक दिया, जिसके बाद सबके चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन था। जिंदगी में पहली बार ठाकुर सूरजभान सिंह का किसी ने हाथ पकड़ा था, वो भी उनके अपने बेटे ने, तो गुस्सा तो आना लाजमी ही था। सहल, तेरे छोरे को समझा ले, वरना मैं इसे काट दूंगा। क्या कहा पापा? काट देंगे? किस गुनाह की सजा देंगे आप मुझे? अरे, आपके दिए गए कुसंस्कारों और खुली छूट का ही नतीजा है कि अधीरा भैया हमारे बीच में नहीं है। मुझे तो आज भी वो दिन याद है जब मेरी माँ रात भर रोती रहती थी, क्योंकि आपको उनसे कोई मतलब ही नहीं था। आपको तो बस ठाकुर होने पर ही नाज था। अपने बड़े नाम और रसूखदार नेचर की वजह से आपको मेरी माँ की फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं था। आखिर ठाकुर सूरजभान सिंह को तो दूसरी औरतों के साथ रंगरलियां मनाने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी, तो फिर मेरी माँ के आंसू कौन पहुंचता? छोरा, तू भूल रहा है मैं कौन हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? दूर हो जाओ, ऐसे ना लड़ो। हमारे परिवार में फूट पड़ी हुई है, इसी का तो ये नतीजा है कि उस कल्कि ने अधीरा को मार दिया। वो हर बार हमारी कमजोरी पर वार करती है। आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? उसने अधीरा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसे मारा था, और पहले भी वो 2 जानें ले चुकी है। ठाकुराइन बिल्कुल सही कह रही है ठाकुर साहब, जो हुआ वो एक दुर्घटना थी। ऐसे में अब उसे भूल जाने में ही भलाई है। इसके बाद ठाकुर का गुस्सा शांत हो गया। विजय ने ठाकुर का हाथ छोड़ दिया और उसके बाद वो जाकर बैठ गया। तभी रूपा रोते हुए ठाकुर के पैरों में गिर गई। बाबा साहब, माफ कर दो मुझे। मैंने जो भी किया जानबूझकर नहीं किया था, अनजाने में हुआ। मैं भले ही कितनी भी बुरी क्यों ना हूँ, लेकिन मैं अपने पति को मरवा नहीं सकती, और मैंने कभी जय को छुआ तक नहीं। उस रोज जब कल्कि हवेली के पीछे उसका रूप लेकर आए, तो मैं डर गई थी कि कहीं जय के बारे में आप सबको पता ना चल जाए। मेरी पति मारी गई थी, जो मैं उसे जय समझकर मिलने के लिए गई थी, और आते वक्त मैंने जल्दबाजी में सुरक्षा धागे को तोड़ दिया था। मैंने उस दिन पंडित जी को ये बात इसलिए नहीं बताई थी कि मैंने ही गलती से वो सुरक्षा धागा तोड़ दिया था, क्योंकि मैं आप सबसे डर गई थी। आप मुझसे जो सवाल करेंगे कि आखिर में अखाड़े क्यों गई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे इसी बात से डर लग गया था। मैं इस बात को छिपा कर रखना चाहती थी, लेकिन पंडित जी से कुछ छिपा नहीं रह सका। बाबा साहब, मुझे माफ कर दो। रूपा ने ठाकुर के पैरों को पकड़ रखा था, तो वहीं इस दौरान ठाकुर सूरजभान सिंह खुद भी सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर रूपा की इसमें क्या गलती थी। उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया था जिससे उसे गलत ठहराया जाए। उसने जय को समझाया ही तो था। हालांकि वो भाग भी जाती तो भी उसमें उसकी क्या गलती थी। जब आखिरी बार वो कुश्ती में हारा था, तब उन्होंने खुद ने भी तो उसे डांट लगाई थी कि शराब और सबाब के पीछे इतना मत भागो कि बाद में तुम्हारा शरीर न रहकर बस हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाए।
ऐसे में फिर रूपा की क्या गलती है? वो गलत कैसे हो सकती है? वो तो उसकी पत्नी थी और अधीरा ने तो उसे किसी भी तरह का सुख नहीं दिया था। वो तो उनसे भी 2 कदम आगे निकल गया था। उनको खुद कॉल गर्ल्स के पास जाना पसंद था, लेकिन वो कभी इतना पागल नहीं थे कि इस चक्कर में अपनी बीवी को भी खुश रखने की कोशिश ना करें। वो शराब भी उसके जितना नहीं पीते थे। ठाकुर यही सब सोच रहा था, तभी पंडित जी बोले, इसमें मैं रूपा की गलती इसलिए भी नहीं मानता क्योंकि कल्कि जैसी चुड़ैल के पास शक्तियों की कोई कमी नहीं है। उसने रूपा को बहलाया था और यही वजह थी कि वो उसकी बातों में आ गई थी। पंडित जी ने जब रूपा की साइड ली तो रूपा की आंखें नम हो गईं। वो रोने लगी। इस दौरान उसे मन ही मन बुरा लग रहा था कि उसकी एक गलती की वजह से आज अधीरा उन सब के बीच में नहीं था। वे सब कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। विजय भी शांत हो गया। आज उसने अपने बचपन से दबी फीलिंग्स को जाहिर करने में एक भी पल नहीं सोचा था। उसने अपने पिताजी को आईना दिखा दिया था। ये सब देखकर उसकी माँ सहल को बहुत अच्छा लग रहा था। इधर ठाकुर भी चुप था, तो वहीं रूपा भी शांत हो गई थी। वो समझ चुकी थी अब उसकी फैमिली में फेवर करने वाला कोई आ गया है। विजय, वो बचपन से ही अधीरा और अपने बड़े भाई से काफी अलग था, क्योंकि उसे अपनी माँ सहल से बहुत लगाव था। उसने अपनी माँ को घंटों रात में रोते हुए देखा था और यही वजह थी कि वो भले ही तब कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब वो किसी भी कीमत पर अपने पिताजी को नहीं बख्शने वाला था। तो क्या पंडित जी, अब कल्कि को रोका नहीं जा सकता है? आखिर क्या उसका कोई तोड़ नहीं है? तोड़ के बारे में सोचने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल्कि आपके परिवार के लोगों को मार कैसे रही है। वो इतनी आसानी से योजना बनाकर अपने काम को अंजाम दे पाती है क्योंकि उसके पास आप सबके अतीत से लेकर वर्तमान तक सबकी कुंडली है। कौन कितना बुरा है और कौन कितना अच्छा है, आप लोग अपने परिवार के लोगों से तो छिपाकर रख सकते हैं, लेकिन कल्कि से नहीं। कल्कि अधीरा के पीछे केवल उस दिन ही नहीं, बल्कि वो बहुत पहले से ही उसके पीछे पड़ी हुई थी। उस दिन से ही जिस दिन अधीरा ने अखाड़े में हारने के बाद घर में आकर शराब पी थी। यहाँ तक कि उसने उसका कोठे तक भी पीछा किया था। अधीरा अपने साथ एक दूसरे पहलवान को भी कोठे पर लेकर गया था, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। पंडित जी ने इस दौरान उन सबके सामने रुद्र का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे इससे रुद्र की बदनामी हो। इस दौरान पंडित जी ने उन सबको यही बताने की कोशिश करी कि अगर उन्हें कल्कि से बचना है तो इसका सबसे बढ़िया उपाय यही है कि पहले जो गलत काम किए उनको भूल जाएं, मगर अब ध्यान रखें, क्योंकि उनके मुताबिक कल्कि उन सबकी कमजोरी पर वार कर रही है। तो आपके अनुसार अगर हम सब मिलकर रहें और अपनी कमजोरियों पर ध्यान दें तो हम बच सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बच सकते हैं। तो ठीक है, अब इस घर में कोई भी व्यक्ति शराब, मांस आदि का सेवन नहीं करेगा और हाँ, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। ठाकुर कोठे पर ना जाने की बात करने वाला था, मगर उसने नहीं की, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो ऑकवर्ड फील करे। ठाकुर की बातें सुनकर सबने निर्णय ले लिया था कि अब वो सब कोई गलत काम नहीं करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोग अपनी तरफ से कोशिश करेंगे तो मैं भी अपने गुरुदेव के साथ मिलकर कल्कि का कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल लूंगा। लेकिन ध्यान रहे, आप सब अपने निर्णय पर डटे रहना। जी पंडित जी। ठीक है, मैं आप सबको अब एक ऐसी रुद्राक्ष माला पहना देता हूं जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। इस माला के पहनने के बाद आपको शराब, मांस और पराई स्त्री के साथ काम जैसी चीजों को बिल्कुल त्यागना होगा। अगर आप सब ये करने में सफल रहते हैं तो फिर कल्कि आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। पंडित जी ने जैसे ही कहा, वे सब हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगे। तो वहीं ठाकुर सूरजभान सिंह अधीरा की पत्नी रूपा की तरफ एक नजर भर देखता है। वो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, चाहे भले ही उसने सफेद साड़ी ही क्यों न पहन रखी थी। पंडित जी को भी एहसास हो गया था कि ठाकुर भले ही एक पल के लिए ये कह दे कि वो शराब और शबाब को छुएगा तक नहीं, लेकिन ये उसके लिए इस उम्र में भी छोड़ना इतना आसान तो कतई नहीं होगा।
करीब 1 घंटे में पंडित जी ने सबको रुद्राक्ष मालाएं पहना दी और इसके बाद जल्दी से उन्होंने यज्ञ का सामान समेटा। उन्होंने यज्ञ में इस्तेमाल किए गए सारे सामान को चौराहे पर रखने के लिए बोला था और इस दौरान उन्होंने हिदायत दी कि जो कोई भी उस सामान को रख कर आए वो पीछे मुड़कर ना देखे। पंडित जी के इतना कहने के बाद हवेली के 2 नौकरों ने हाँ में गर्दन हिला दी। वो अपना काम निपटा चुके थे। ऐसे में उन्होंने ठाकुर से अपने घर जाने की अनुमति ली। तो वहीं हवेली के सभी लोग एक एक करके अपने कमरों में सोने चले गए थे। इस दौरान आज ठाकुर को अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा था। इससे पहले ठाकुर से ऊंची आवाज में किसी ने बात नहीं की थी, यहाँ तक कि बड़े ठाकुर दुर्जन सिंह ने भी नहीं, क्योंकि वो उनकी भी एक नहीं सुनता था। खैर, विजय ने अब उनको ये बता दिया था कि अगर आप बबूल के बीज बोओगे तो बबूल के पेड़ ही उगेंगे, आम के नहीं। पंडित जी के जाने के बाद वो अपने कमरे में जाकर सो गए। उनकी पत्नी सहल अब भी विजय की कही गई बातों के बारे में सोच रही थी, तो वहीं रूपा को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो अगर उस दिन अहाते में नहीं जाती तो वो सुरक्षा धागा टूटता ही नहीं। वो उस पल ये देखकर शॉक हो गई थी कि कल की जय का रूप लेकर आ गई थी। उसे आज एहसास हो गया था कि कल की चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हालांकि उसने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया था, ये एक ताज्जुब की बात थी। वो यही सब सोच रही थी। इस दौरान उसके दिमाग में जय का भी ख्याल आया, लेकिन अगले ही पल वो जय को अपने दिमाग से निकाल देना चाहती थी, क्योंकि उसे जय की वजह से कल्कि ने अपना दांव खेला था और इस बार वो पहले जैसी कोई गलती नहीं दोहराना चाहती थी। वो यही सोचते हुए अपने बिस्तर पर सो गई। रात के 1 बजने को थे। रुद्र शाम को सूरजभान सिंह से मिलने के लिए जरूर गया था, लेकिन वो उस पल उनसे राधा के बारे में बात नहीं कर सकता था। इस वजह से वो बस हाल चाल के बारे में ही पूछकर वापस आ गया था और वहां से आने के बाद वो अपना और राधा दोनों का खाना साथ लेकर आया था। राधा, जो दिन भर से उसके बाड़े में ही इंतजार कर रही थी, वो उसी कमरे में बैठी रही। उसके लिए ये काफी मुश्किलों से भरा दिन रहा था, क्योंकि अंदर बंद कमरे में रहना, वो भी 2 से 4 घंटे के लिए, आसान काम नहीं था। इसके अलावा रुद्र ने उसको गाने के रूप में एक कोड भी बता दिया था कि अगर वो दरवाजा खोलेगा तो वो बोलेगा, बोल राधा बोल, कुछ तो बोल। इसका मतलब रुद्र ही दरवाजा खोल रहा है, और अगर कोई दरवाजा खोलते वक्त ये गाना नहीं गाता है तो उसका मतलब साफ है कि दरवाजा कोई और शख्स खोल रहा है। इसलिए फिर वो रुद्र के कहे अनुसार बोरी में घुसकर अनाज की बोरियों पर बैठ जाती। हालांकि इस तरह से ये लुका छिपी का खेल खेलना केवल राधा के लिए ही नहीं बल्कि रुद्र के लिए भी आसान नहीं था, क्योंकि बाड़े में अक्सर उसकी माँ और कल्याणी काम किया करती थीं। खैर, फिलहाल के लिए तो उन दोनों के चेहरे पर नाम मात्र भी टेंशन नहीं थी, बल्कि दोनों एक दूसरे से लिपटकर बाहर खुले में सोए हुए थे। आज रुद्र आते वक्त अपने साथ दूसरी चारपाई लेकर आ गया था, लेकिन उसने राधा को ये हिदायत जरूर दी थी कि आज वो दोनों प्यार करें तो उन्हें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, क्योंकि ऐसा करने पर एक और चारपाई की बलि चढ़ जाएगी। तुम कितना प्यार करते हो रुद्र मुझसे? राधा ने उसके गाल पर एक प्यार भरा किस किया। भला ये भी कोई पूछने की बात है? दिन भर बस तुम्हारा ही चेहरा मेरी आंखों के आगे घूमता रहा था। अच्छा, उसने प्यार से उसकी तरफ करवट बदली और अपने एक पैर को उसके पैर पर डाल लिया। वो उसके होठों के पास आ गई। मेरा पेट नहीं भरा था आज, तुम इतना कम खाना क्यों लेकर आए? अच्छा, सच्ची में? हाँ, और नहीं तो? यार, तुम भी जानती हो ना कि मैं ज्यादा लेकर आता तो वो सब पूछते। खैर, अब थोड़ा एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया, मगर आज का क्या करूं? मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। राधा ने उसके होठों को बड़े ही प्यार से देखते हुए कहा। अच्छा, तो अब क्या किया जाए? तुमको खाया जाए? राधा तुरंत उसके ऊपर आ गई और उसके बाद अपने होठों को उसके होठों पर टिका दिया। तुम बहुत खतरनाक हो। सो तो हूँ, अब मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली मेरी जान। राधा ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस दौरान रुद्र ने भी उसे कस के अपनी बाहों में भर लिया। वो दोनों पूरी शिद्दत से एक दूसरे को चूमने लगे। इस दौरान एक बार फिर वो कल ही की तरह एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। रुद्र को जैसे जैसे राधा किस कर रही थी, उसके बदन में करंट सा दौड़ रहा था। राधा इतनी रोमांटिक होगी उसे पता नहीं था। वो उसको
पैशनेटली किस किए जा रही थी और रुद्र भी उसका पूरा साथ दे रहा था। अगले ही पल रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भरा और पूरी शिद्दत से उसे एक बार फिर अपना बनाने की कोशिश में लग गया। सूरज ने ऊंची ऊंची इमारतों के पीछे से होकर आसमान में दस्तक दे दी है। राजवीर अपने रेंट के घर में अब तक गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन जैसे ही सुबह की पहली किरण उसके माथे पर पड़ी तो वो जग गया। वो अंगड़ाई लेकर खड़ा हुआ और वॉशरूम की तरफ बढ़ा। इस दौरान वो काफी थका हुआ सा महसूस कर रहा था, क्योंकि कल वो देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। वो फ्रेश होकर जैसे ही किचन में पहुंचा तो उसकी नजर किचन के फर्श, सिंक और बाकी जगह पर पड़ी, जो कि पूरी तरह से साफ थे। आमतौर पर वो सप्ताह में 2 या 3 दिनों से किचन साफ किया करता था, और कल रात को सोते समय उसने सोचा था कि वो आज किचन साफ करेगा क्योंकि आज संडे था, लेकिन उसका किचन तो ऑलरेडी साफ था। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये मेरे साथ हो क्या रहा है? इस दौरान उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। हालांकि उसे ये शक जरूर हो गया था कि जरूर ये उसके घर में रहने वाली सोल का ही काम है, लेकिन भला वो ये सब क्यों कर रही थी, ये वो अब तक समझ नहीं पाया था। वो यही सब सोच रहा था, तभी उसका फोन बजा। उसने स्क्रीन पर नाम देखा तो वो शॉक हो गया, क्योंकि उसे आरोही का कॉल आ रहा था। आरोही आरोही कॉल कर रही है मुझे, वो भी इतने वक्त के बाद। खैर, पिक करके पूछूं तो सही कि क्या हुआ था जो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। हेलो बेबी, तुम्हें पता भी है बेबी किस हाल में है? यार तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आरो? तुम्हें पता भी है मुझे उस दिन के बाद से कितना बुरा फील हो रहा था। तुमने कहा मेरे घर में कोई इविल सोल है। हुआ क्या है आरू? पहले बताओ तो सही। तुम्हें पता चला क्या कि तुम्हारे घर में ऐसा कुछ है? हाँ, मुझे पता चल गया है, और अब मेरे साथ अक्सर अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। जब तक हम दोनों दोस्त थे, मेरे घर में मुझे इस तरह का कुछ भी फील नहीं हुआ था, लेकिन अब होता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। पहले मुझे कभी भी मेरे घर में डर नहीं लगा था, लेकिन अब मुझे इस बात का एहसास हो गया है कि मेरे घर में कोई तो है। एक बात और, वो बहुत पावरफुल है। उसने मेरे सारे डिवाइसेस को भी खराब कर दिया था। खैर, तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? मैं खुद तो ठीक हूँ, लेकिन यार मेरे घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। मतलब यही कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर में डेथ हो गई थी, इसलिए ही मुझे अचानक से जाना पड़ा था। खैर, अब सब ठीक है। हमारे लेसन्स चल रहे हैं, तो मुझे बीच में आना पड़ा। मम्मी तो बोल रही थी कि मैं रुक जाऊं, लेकिन पहले ही बहुत रुक चुकी थी। आई कैन अंडरस्टैंड यार। सच में जब कोई फैमिली में चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। आई एम रियली सॉरी जो मैंने तुम पर गुस्सा किया। कोई बात नहीं बाबा, तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी ऐसे ही बिहेव करती। एटलीस्ट मैं एक मैसेज तो छोड़ ही सकती थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी, क्योंकि उस रोज जब मैं अपने गांव पहुंची तो जल्दबाजी में मेरा फोन गाड़ी से नीचे गिर गया था, और वहां मुझे न्यू फोन लेने में टाइम लग गया था। फिर मैंने उन्हीं नंबरों का न्यू सिम कार्ड और न्यू फोन लिया, लेकिन मैं तुम्हें आराम से कॉल करना चाहती थी। आई थॉट कहीं तुम गुस्सा हुए तो फिर मनाने का तो टाइम हो ना। एनीवेज, आई एम रियली सॉरी। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं समझ सकता हूँ बाबा। बाय द वे, आई वांना मीट यू टुडे, लेकिन आज शाम को नहीं बल्कि दिन में, वो भी मेरे घर पर। ओके, डन। आरोही से बात करने के बाद वीर को बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि उसकी अब सारी टेंशन दूर हो गई थी। वो अब आरोही से मिलने को बेताब था, लेकिन उसके दिमाग में ये सवाल जरूर कौंधे जा रहा था कि अगर वो अब आरोही से दोबारा मिलने के लिए गया तो कहीं वो बुरी आत्मा जिसने आरोही को उससे दूर रहने के लिए वार्न किया था, क्या वो चुप बैठ जाएगी? वो इसी सवाल का जवाब चाहता था, लेकिन इसका जवाब तो वक्त आने पर ही पता चलने वाला था। यही वजह थी कि वो बिना ज्यादा देर किए जल्दी से तैयार हो गया।
दोपहर के करीब 1 बज रहे थे। आरोही अपने घर में बैठी हुई राजवीर का इंतजार कर रही थी। उसने कुछ देर पहले ही उसे कॉल करके बताया था कि वो उससे मिलने के लिए उसके घर पर आ रहा है। इस दौरान वो उसके बारे में ही सोच रही थी। जब उसने पहली बार उस बुरी आत्मा को उसके घर पर देखा था, तब से ही वो वीर से दूर रहने के बारे में सोचने लगी थी। लेकिन चाहते हुए भी वो उसे भूल नहीं पाई थी। वो जानती थी वीर दिल का बहुत अच्छा लड़का है और अगर उसके साथ उसकी शादी हो जाती है तो वो उसे बहुत खुश रखेगा। इसके अलावा वीर के पापा का नोएडा में अच्छा बिजनेस भी था, यानी पैसों के मामले में भी वीर हाई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। ऐसे में उसे अच्छे से पता था कि अगर वो वीर के साथ शादी की बात अपने पिता से भी करती है तो वो मान जाएंगे। हालांकि ये इतना आसान तो कतई नहीं होने वाला था। खैर, फिर भी उसे ना जाने क्यों भरोसा हो रहा था कि वो एक दिन मान ही जाएंगे। वो उसके बारे में ही सोच रही थी कि तभी अचानक से डोरबेल बजी। वीर ही आया होगा। आरोही दरवाजे की तरफ गई और उसने अपने रूम का दरवाजा खोला। उसके सामने वीर ही था। वीर, आई लव यू, आई रियली मिस्ड यू बेबी। आरोही वीर के गले से लिपट गई। इस दौरान वीर ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। कई दिनों के बाद वो उसके गले से लगा था। इस दौरान उसे उसके बदन की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। उसने काफी देर तक यूं ही उसे गले से लगाए रखा। आई लव यू टू आरू। पता है तुमको मैंने कितना मिस किया। न जाने कितने दिनों से बस तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, लेकिन तुम थी कि तुम्हारा कोई रिप्लाई तक नहीं आया। मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन नाउ आई एम रियली वेरी हैप्पी कि सब ठीक है। मुझे तो लगा जैसे तुम वापस ही नहीं आओगी और शायद ही कभी दोबारा बात करो मुझसे। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? भला ऐसे कभी हो सकता है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं? मैंने तो खुद बहुत मिस किया तुम्हें। उस दिन मैं तुम्हारे घर में बहुत डर गई थी, लेकिन अब नहीं। कोई भी बुरी आत्मा मुझे तुमसे दूर नहीं कर सकती है। हम दोनों एक होकर ही रहेंगे। आरोही ने प्यार से उसके माथे को चूमा और उसके बाद वो उसे अपने रूम के अंदर लेकर आ गई। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे। इस दौरान उन दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए बेहद प्यार नजर आ रहा था। आरोही की आंखों से ही पता लग रहा था उसने उसे बहुत मिस किया था। तो वहीं राजवीर को भी उससे फिर से मिलकर अच्छा लग रहा था। उन दोनों के बीच इस दौरान बहुत देर तक बातें हुई, लेकिन खास बात ये कि आज ना जाने क्यों उस दिन के बाद आरोही में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजवीर के साथ इंटीमेट हो जाए। शाम के 4 बज रहे थे। रुद्र अपने घर में था। उसने उसकी माँ को चाय का एक कप पकड़ाया, जिसके बाद वो चाय पीने लगी। कुछ ही देर में उसके पिताजी और एक आदमी एक पिकअप लेकर घर के अंदर आए। उसके पिताजी ने दूर से ही रुद्र को आवाज दी। अरे रुद्र बेटा, जल्दी से इधर आ। वो पशुओं के लिए मैं कुछ खल लेकर आया हूँ। बोरियां उतरवा दे बेटा। आया पापा। उसने चाय को बीच में ही छोड़ दिया और उसके बाद वो पिकअप की तरफ गया। पिकअप ट्रक को उसके घर के स्टोर रूम के आगे लगा दिया गया ताकि वो आराम से खल की बोरियां उतार सकें। ड्राइवर ने ट्रक को हैंड ब्रेक की मदद से रोक दिया। रुद्र बाबा, आप आओ। मैं बोरियां आपके कंधे पर रखवा देता हूँ और आप उन्हें अच्छे से सेट कर देना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा भाई महावीर। आखिर मैंने मेरे बेटे को इतना खिलाया पिलाया है, पहलवानी के लिए ही थोड़ी ना काम आएगा। चल बेटा। समीर सिंह चौहान ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, जिसके बाद रुद्र हल्का सा मुस्कुराया। उसकी बॉडी में अजीब सा पेन और थकावट थी, लेकिन फिर भी उसने अपने दर्द की परवाह नहीं की और उसके बाद वो उस ओर गया। महावीर ने 50 किलो की बोरी उसके कंधे पर रखवाई, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि रुद्र उस बोरी को अच्छे से उठा ही नहीं सका और वो रास्ते में ही गिर गया। उसे गिरते देखने के बाद उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि आखिर इतने हट्टे कट्टे रुद्र को ऐसा क्या हो गया कि वो 50 किलो की बोरी को भी नहीं उठा सका। रुद्र, तो ठीक तो है ना बेटा? क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हाँ पापा, वो पता नहीं क्यों वीकनेस सी फील हो रही है। तो गधा है क्या तू? पहले ही बोल देता कि तू अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। उसके पिताजी ने गुस्सा करते हुए उसे उठाया और घर के अंदर ले गए। महावीर, भाई डॉक्टर को फोन कर। नहीं पापा, इतना भी वीक फील नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बस बॉडी में अजीब सी जकड़न है।
जकड़न तो होगी ही ना बेटा, जब तू आजकल वर्जिश ही नहीं करता है। क्या? मैं ये क्या सुन रहा हूं रुद्र? तू वर्जिश ही नहीं करता है? कहीं अधीरा की तरह तुझमें तो घमंड नहीं आ गया है ना? तू आजकल वर्जिश क्यों नहीं करता है? बस पापा, आजकल थोड़ा सा अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ। जब से अधीरा भैया को कल्कि ने मारा है तब से ही थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मन ही नहीं करता वर्जिश करने का। ठीक है, होता है ऐसा, और जिसे जाना होता है वो जाता है। कल की वल्की तो बस बहाना था बेटा। तू अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दे, तुझे नेशनल जीतना है। उसके पिताजी ने मुस्कुराकर उसकी पीठ थपथपाई, जिसके बाद वो हल्का सा मुस्कुराया। रुद्र ने आज पहली बार अपने पिताजी के सामने वर्जिश ना करने के पीछे का जो कारण बताया था वो झूठ था, बल्कि असली वजह तो राधा थी। वो जब भी ट्रेनिंग करने लगता उसके ख्यालों में राधा ही छाई रहती थी। वो उसके बारे में ही सोचता रहता और इस दौरान उसका मन करता वो जल्द से जल्द राधा से बाड़े में मिले। यही वजह थी कि रुद्र की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो पाती और इस वजह से उसकी मसल्स अच्छे से काम नहीं कर रही थी। वो इन दिनों काफी टायर्ड फील करने लगा था, जिसकी वजह से समीर सिंह चौहान के चेहरे पर भी अब चिंता की लकीरें साफ झलकने लगी थीं। आखिर रुद्र फिर से अपनी ट्रेनिंग उसी तरह से कब शुरू करेगा? वो उसे कुश्ती के लिए पागल होता हुआ देखना चाहते थे, लेकिन क्या ये रुद्र के लिए अब इतना आसान था? वो राधा के बारे में अपने माता पिता को बता देना चाहता था कि राधा, जो कि सहारनपुर की लड़की है, वो उससे प्यार करती है और उसके पास ही रहती है और वो दोनों शादी करना चाहते हैं। वो इस दौरान उसके बारे में एक बार फिर से सोचने लग गया। एक बार फिर जंगल को घने काले अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया था। पंडित जी अपने चारों शिष्यों के साथ अपने गुरु शिवानंद से मिलने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उन्हें इस बात का भी डर सता रहा था कि कहीं जंगल में कल्कि उन पर अटैक न कर दे। वो यही सब सोचते हुए जा रहे थे। गुरुदेव, आपको क्या लगता है, आपके गुरुदेव शिवानंद जी हमारी मदद करेंगे? आखिर एक बार पहले भी तो वो हमारी मदद कर चुके हैं। हाँ, मैं मानता हूं, लेकिन अगर गुरुदेव को लगा कि हम सही कार्य के लिए उनसे मदद मांग रहे हैं तो वो मना नहीं करेंगे। पंडित जी आगे की तरफ बढ़ने लगे। इस दौरान केवल पंडित जी के शिष्य ही नहीं, बल्कि उनके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा था कि क्या उनके गुरुदेव शिवानंद उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। पंडित जी कुछ ही देर में उस घने जंगल से होते हुए पहाड़ी पर पहुंच गए, जहां पर उनके गुरुदेव शिवानंद रहते थे। गुफा के अंदर से आधी रात को भी मंत्रों की आवाज आ रही थी। लग रहा था जैसे उनके गुरु को यज्ञ कर रहे थे। इस दौरान पंडित जी धीरे धीरे कदमों से अपने शिष्यों के साथ उस गुफा में पहुंच गए। उनके गुरुदेव मंत्रों को जोर जोर से बोल रहे थे। उनके ठीक सामने कई मानव खोपड़ियां रखी हुई थीं, जिनकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं। कुछ कंकाल उनके सामने नाचने लगे थे, मानो वो अपनी शक्तियों को परखने की कोशिश कर रहे हों। ओम शांति शांति शांति। और इसके साथ ही उन्होंने जोर से यज्ञ की वेदी में आहुति दी, जिसके साथ ही अगले ही पल सभी कंकाल शांत हो गए। वो खोपड़ियां जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थीं, वो भी अब ठीक पहले जैसी हो गई थीं। इस दौरान चारों ओर धुआं धुआं सा हो गया था। उन सबको कुछ भी दिखाई नहीं दिया था। तो आ ही गए तुम रामगोपाल। मुझे अच्छे से पता था तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। जी गुरुदेव, भला एक शिष्य गुरु के बिना कैसे आगे बढ़ सकता है? मैं काम ही ऐसा कर रहा हूं कि आपकी मदद के बिना मेरा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, मैं समझ सकता हूं, लेकिन इस गांव में तुम्हारे आने के बाद ही मुझे तुम्हारे मकसद का पता लग गया था। अगर तुम सोच रहे हो तुम जो कार्य कर रहे हो उससे तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा, तो तुम ये भी जान लो, तुम जिन्हें बचाने के लिए कल्कि जैसी शक्तिशाली चुड़ैल का सामना कर रहे हो, वो अपने दिन पर तुम्हें जान से भी मार सकती है। मेरी बात मानो, इस कार्य को छोड़ दो
और कहीं दूसरी जगह जाकर अपनी आजीविका कमाओ। ज्यादा लालच बुरी बला है। लेकिन गुरुदेव, आप भी अच्छे से जानते हैं मैं ये काम केवल पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं। तो फिर तुम्हारा क्या उद्देश्य है? मैं इस गांव को कल्कि से छुटकारा दिलवाना चाहता हूं। और तुम्हें लगता है तुम दिलवा पाओगे? कोशिश तो कर ही सकता हूं, और अगर आप मेरे साथ रहें तो मैं जीत भी सकता हूं। और अगर तुम नहीं जीत पाए तो? इसमें तुम्हारी जान चली गई तो तुम्हारे बाल बच्चों का क्या होगा? मैं एक नेक काम करने की कोशिश कर रहा हूं गुरुदेव, और वो गलत कर रही है। मेरे इस काम के करने के पीछे सिर्फ दो ही उद्देश्य हैं। एक, जो भी पैसा मुझे ठाकुर देते हैं उससे मैं अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दिलवाने का काम कर रहा हूं। तो वहीं दूसरा उद्देश्य मेरा यह है कि मैं कल्कि का खात्मा करके निर्दोष लोगों को बचाऊं। तो ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कल्कि को हरा सकते हो तो मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारा साथ दूं, क्योंकि भोलेनाथ भी ऐसा ही करते हैं। जब बुराई हद से ज्यादा बढ़ने लगे तो वो उस बुराई का विनाश कर देते हैं, और अब लग रहा है कल्कि के विनाश का वक्त आ गया है। वो शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव मंदिर भी जाने की कोशिश करने लगी है, और इस बार अगर उसे शक्तियां मिल गई तो फिर वो पूरे गांव को ही तबाह कर देगी। न जाने कितने अच्छे लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें अब कुछ सोचना होगा। शिवानंद मुस्कुराते हुए पंडित जी की तरफ बढ़े। वाह गुरुदेव, मतलब आप पहले से ही मेरा साथ देने का मन बना चुके थे? हाँ, बना चुका था। तभी तो मैं अपनी शक्तियों को परख रहा था कि क्या मैं सीधे उसके खिलाफ लड़ाई पर उतर सकता हूं। तो क्या जवाब मिला? क्या आप कल्कि का सामना कर सकते हैं? नहीं, उसका सामना मैं तो क्या, मेरे जैसे 10 अघोरी भी आ जाएं तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं उसको खत्म करने का उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर 11 दिन की घोर साधना करनी पड़ेगी। क्या तुम मेरे साथ हो? शिवानंद ने वो बात कह दी थी जिसे पंडित जी कई दिनों से ही सुनना चाहते थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं भला आपके साथ क्यों नहीं रहूंगा? मैं पूरी तरह से तैयार हूं। तो ठीक है, फिर आज तुम सब जाओ। कल रात से हम इस साधना में जुट जाएंगे। जी गुरुदेव, मैं समझ गया। पंडित जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थे। वो जानते थे अगर उन्होंने कल्कि का पूरी तरह से खात्मा कर दिया तो ठाकुर उन्हें एक अच्छा घर, जिंदगी भर के लिए घर खर्च और प्रतिमाह 20,000 रुपए और उनकी बेटी की पढ़ाई के साथ साथ शादी का खर्च भी उठाएंगे। भला इससे ज्यादा उन्हें क्या चाहिए था? और यही वजह थी कि पंडित जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना चाहते थे। लेकिन अघोरी बाबा शिवानंद, उन्हें क्या फायदा होने वाला था ये किसी को नहीं पता था। इधर जहां पंडित जी खुश थे तो वहीं दूसरी तरफ राधा के चेहरे पर भी एक खास मुस्कान थी। आखिर हो भी क्यों ना, उसे रुद्र से बेशुमार प्यार मिल रहा था और घर तो उसे मिल ही गया था। वो रुद्र की छाती पर सिर टिकाकर लेटी हुई थी। इस दौरान रुद्र कुछ सोच रहा था। वो अपनी गर्दन को उठाती और रुद्र के होठों तक पहुंच जाती है। क्या हुआ? तुम आज उदास क्यों नजर आ रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। मुझे इस बात का डर सता रहा है कि क्या पापा हम दोनों का रिश्ता एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अरे कर लेंगे, तुम ज्यादा मत सोचो। भला क्यों नहीं करेंगे? आखिर उन्हें इतनी प्यारी बहू कहाँ मिलेगी, इतनी सुंदर। देखो। वो प्यारा सा मुंह बनाकर उसके ठीक ऊपर आ गई। रुद्र उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी झील सी गहरी आंखें उसे उसमें खो जाने को बोल रही थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। रुद्र ने उसे प्यार से गले लगाया। तुम सुंदर और प्यारी हो, इसीलिए तो मुझे टेंशन होती है राधा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। उसने प्यार से उसके माथे पर किस किया और उसकी तरफ करवट बदलकर लेट गया। इस दौरान राधा एक बार फिर उसकी आगोश में समा जाना चाहती थी, लेकिन रुद्र के चेहरे को देखकर लग रहा था जैसे वो काफी थका हुआ है।
आज भी वो काफी वीक महसूस कर रहा था। यही वजह थी कि वो राधा के सीने में दुबक कर सोने लगा। क्या हुआ? तुम्हें आज नींद आ रही है? और मेरे पेट में जो चूहे दौड़ रहे हैं उनका क्या? पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या फिर कुछ और बात है मोहतरमा? तुम ना। रुद्र ने मुंह बनाया और उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ खिसक गया। वो उसकी आंखों में देखने लगा। क्या मैना? वो उसके ऊपर आ गई और उसके बाद एक बार फिर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। रुद्र पहले तो अनकंफर्टेबल फील करने लगा क्योंकि आज वो काफी थकान महसूस कर रहा था, लेकिन बाद में वो खुद को रोक नहीं सका, जिसका नतीजा ये रहा कि वो दोनों फिर से एक दूसरे में खो चुके थे। जब से राधा उसके पास आई थी तब से ही रुद्र ट्रेनिंग करना बंद कर चुका था और इस वजह से वो अब काफी कमजोर महसूस करने लगा था। इस दौरान उसे एक भी पल इस बात का भी ख्याल नहीं आया कि उस पल वो अपने पापा को क्या जवाब देगा जब उन्हें पता चलेगा कि वो राधा के साथ बाड़े में रहता है। लेकिन अब उसकी लापरवाही को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि उसके लिए सब कुछ राधा ही थी। आखिर तब क्या होगा जब रुद्र की कमजोरी का असली कारण उसके पिताजी को पता चलेगा? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। रुद्र के घर में आज कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी, खासकर उसके पिताजी के कमरे में। वो जल्दी से नहा धोकर वॉशरूम से बाहर आए और अपने कमरे में जाकर कपड़े पहनने लग गए। तभी रुद्र की माँ उनके कमरे के अंदर आईं। अजी, आप शहर जा रहे हो ना? हाँ, क्यों? कोई काम था क्या? हाँ, वो काम तो था। आप इस बार जो खल और चूरी लेकर आए हो ना, वो किससे लेकर आए हो? अरे, अपने सेठ गुलजारी लाल जी से। क्यों, क्या हुआ? वो पता नहीं उसमें क्या कमी है। गायों और भैंसों का दूध भी कम हो गया है और ऊपर से वो इसे इतना खा भी नहीं रही हैं। सभी कमजोर सी दिखने लगी हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या दिक्कत है। वो मौसम बदल रहा है ना इन दिनों। अब गर्मियां आएंगी तो पशुओं का भी दूध कम होने लगता है। हाँ, पर इतना कम तो नहीं हो सकता ना। पहले जिन गायों के 5 लीटर दूध होता था, अब सिर्फ 2 लीटर ही हो रहा है और वो भी इतना अच्छा नहीं हो रहा है। बात समझ ही नहीं आ रही। कोई बात नहीं, तू ज्यादा चिंता मत कर। मैं जाकर डॉक्टर से बात करता हूँ और साथ में खल चूरी को लेकर भी बात करता हूँ। देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। शहर से वापस आकर इस बारे में देखते हैं, ठीक? जी। उन्होंने सैड सा रिएक्शन दिया, जिसके बाद रुद्र के पिताजी को भी बड़ा अजीब लगा। क्या हुआ? तू उदास ना हो। और रुद्र कहाँ पर है? वो तो बाड़े में है। आजकल वो दिन में भी बाड़े में चला जाता है क्या? हाँ, पता नहीं इस लड़के को भी क्या हो गया है। मुझे तो लग रहा है इसे किसी की नजर लग गई है। कुश्ती जीतने के बाद से ही कमजोर होता जा रहा है। अरे कुछ नहीं, फिर से अच्छे से डाइटिंग करेगा और ट्रेनिंग लेनी शुरू कर देगा तो ठीक हो जाएगा। तू बहुत ज्यादा चिंता करने लग गई है आजकल। रुद्र के पिताजी उसके बाद घर से बाहर चले गए तो वहीं रुद्र की माँ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उन्हें केवल अपने पशुओं की ही नहीं बल्कि रुद्र की भी अक्सर खराब होती तबीयत की वजह से चिंता सताई जा रही थी। हालांकि इसकी वजह क्या थी उनको कोई आइडिया नहीं था। 7 दिन बीत चुके थे। इन 7 दिनों में रुद्र की तबीयत में कोई खासा सुधार नहीं हुआ था। घर वालों को उसकी कमजोरी का पता नहीं चल रहा था और ना ही रुद्र ने ये बताया कि वो राधा के साथ हद से ज्यादा फिजिकल हो रहा है। इस दौरान वो राधा के प्यार में इतना पगला गया था कि वो वक्त पर अच्छे से खाना तक नहीं खाता था। ट्रेनिंग तो दूर की बात है, उसे शाम होते ही बाड़े में जाना होता था। उसकी माँ उसके इस तरह के बदलते अजीब से बिहेवियर की वजह से काफी परेशान रहने लगी थीं। लेकिन उन्होंने ये बात कभी रुद्र के पिताजी को नहीं कही, क्योंकि वो काम के सिलसिले में अक्सर शहर जाते रहते थे। इस दौरान सभी कोशिशें कर लेने के बावजूद उनके पशुओं की भी तबीयत में कोई खास सुधार नहीं हुआ था और उनका दूध भी पहले से काफी कम होने लगा था। इन सबसे परे, हालांकि रुद्र दिखने में काफी खुश नजर आ रहा था,
ऐसे में राधा को शायद इस बात से कोई परवाह नहीं थी। वो रात हो या दिन अक्सर रुद्र के साथ इंटीमेट हो जाती, जिस वजह से रुद्र को भी काफी अच्छा लगता। हालांकि अंदर ही अंदर वो पहलवानी की ट्रेनिंग लेने के बारे में सोचता था। इसके लिए वो राधा को बोल भी चुका था कि वो अब उसके साथ कई दिन के लिए फिजिकल नहीं होगा, क्योंकि इससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ पर असर पड़ रहा है। लेकिन राधा की खूबसूरती के आगे वो खुद हार जाता। इधर दूसरी तरफ हवेली में अब सब ठीक लग रहा था। हालांकि ऐसा था नहीं, क्योंकि ठाकुर सूरजभान सिंह की नजर अब रूपा पर थी। ठाकुर सूरजभान सिंह भले ही उसके बड़े ससुर थे, मगर फिर भी पता नहीं क्यों वो उसे अपनी गंदी नजर से देखने से बाज नहीं आ रहे थे। हालांकि ये भी सच था कि रूपा को इसके बारे में भनक तक नहीं थी। इस उम्र में भी ठाकुर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। जहां एक तरफ पंडित जी हवेली के सभी लोगों की जान बचाने के लिए घोर साधना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर वो सब नहीं हो रहा था जिसकी पंडित जी ने हिदायतें दी थीं। उस रोज रात के करीब 9 बज रहे थे। बाहर घुप अंधेरा था। ठाकुर सूरजभान सिंह अपने कमरे में थे, जिसमें वो अपनी सरपंची का काम निपटाया करते थे और कई बार वहीं पर ही सो जाया करते थे। वो मुश्किल से महीने में 8 से 10 दिन अपनी पत्नी के पास सोया करते थे। हालांकि सहल को इस बात से ऐतराज नहीं हुआ करता था, क्योंकि उन्होंने तो अपनी जिंदगी में यही सब झेला था। उसने अपने कमरे में बैठे बैठे शराब का एक पैग मारा। ए रूपा बेटा। जी बड़े पापा। वो बेटा, जरा मेरे लिए एक कप चाय लेकर आना। जी बड़े पापा, लेकर आती हूँ। रूपा कुछ ही देर में चाय बनाकर ठाकुर के कमरे की तरफ बढ़ी। इधर दूसरी तरफ ठाकुर सोफे पर बैठा हुआ था। इस दौरान उसके हाथ में एक फाइल थी, जिसे वो बड़ी ही ध्यान से देख रहा था। कुछ ही देर में रूपा दरवाजा नॉक करके कमरे के अंदर आई। ठाकुर एक नजर भर उसकी तरफ देखने लगा। इस दौरान रूपा उनके और करीब आ गई और उसने चाय का कप ठाकुर की तरफ बढ़ाया। लीजिए बड़े पापा। ठाकुर की नजर उसके क्लीवेज पर थी। वो उसके सीने को एकटक घूर रहा था। बड़े पापा, आप ठीक तो है ना? ठीक हो, आओ बैठो यहाँ। ठाकुर ने बड़े ही प्यार से उसका हाथ पकड़कर अपने पास सोफे पर बैठाया। इस दौरान वो अब भी उसके सीने को घूर रहा था। उसकी नजरें उसके होठों पर टिकी हुई थी। ठाकुर उसकी खूबसूरती की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। रूपा इस दौरान काफी अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी, लेकिन ठाकुर अब भी उसे ऐसे ही घूर रहा था। उसका ध्यान बाहर हो रही हलचल पर भी था, क्योंकि उसे डर था उसे अपनी ही बहू के साथ ये सब करते कोई देख न ले। आरोही उस रात को राजवीर की बाहों में थी। वो उस दिन शाम को मिलने के लिए उसके घर पर आ गया था और आज वो एक दूसरे में खो जाने के लिए बेताब थे। पिछले 7 दिनों के दौरान आरोही और राजवीर की नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थीं। हालांकि उन लोगों ने उस घटना के बाद एक दूसरे को स्मूच करने की कोशिश नहीं की थी, लेकिन हाँ, आज शायद प्यार की बारिश होने वाली थी। मौसम काफी खुशनुमा था और रोमांटिक भी। बस बारी थी तो अब उस हिम्मत की जो राजवीर ही करने वाला था। उसने आरोही की कमर को पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद आरोही की आह निकल गई। वो उसके सीने से लिपट गई। इस दौरान राजवीर ने आरोही की झील सी गहरी आंखों में देखा। उसकी आंखें अब उसमें खो जाने को बेताब थीं। वो उसको अपनी बाहों में समेट लेना चाहती थी। आज वो खुद के जिस्म को राजवीर के हवाले कर देना चाहती थी। हालांकि शुरुआत उसने नहीं की थी। राजवीर अपने हाथ को उसके पेट से ऊपर की तरफ खिसकाते हुए उसके सीने तक लेकर गया और उसके होठों को चूमने के लिए उसने अपने आप को उसके ऊपर झुका दिया, लेकिन वो उसके होठों को अपने होठों से मिला पाती। इतने में ही उनके रूम की खिड़की जोर की धड़ाम की आवाज के साथ खुली। राजवीर अचानक से दूर हो गया। ये क्या था वीर? आरोही डर गई थी। कुछ नहीं, ऐसे ही तेज हवा के साथ खुली होगी। वो खिड़की बंद करने के लिए खिड़की की तरफ चला गया। पर मुझे डर लग रहा है बाबा। आरोही राजवीर की तरफ बढ़ी। इस दौरान उनके कमरे में अंधेरा था, क्योंकि उसने लाइट ऑफ कर दी थी। राजवीर ने कुछ ही देर में खिड़की बंद कर दी और उसके बाद
वो उसकी तरफ मुड़ने लगा। इस दौरान डर के मारे आरोही ने उसे पीछे से गले लगा लिया। वो उसके गले से लगी हुई थी। इसी दौरान आरोही के ठीक पीछे एक काला भयानक साया खड़ा था। उसकी अजीब सी सांसों की आवाज आरोही के कानों पर सुनाई पड़ी। यह ठीक वैसी ही भयानक सांसों की आवाज थी जैसी उसने राजवीर के घर में एक्सपीरियंस की थी। डर के मारे उसकी हालत खराब हो गई। उसे वो वार्निंग तुरंत याद आ गई, लेकिन वो उससे दूर हो पाती तभी